क्लास में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, और इसमें हमने फाइनली आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन कर लिए थे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो। इसी के साथ हमने एक टॉपिक और किया था, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है ना। आज अपने बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कोलिगेटिव देखो, सॉल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। मैं ये कहूँ कि सॉल्यूशन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू डिपेंड्स करती हो, या कह दो कि जिसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उनके नंबर ऑफ पार्टिकल पर, या कह दो नंबर ऑफ मोल्स पर, है ना। तो अपने ये लिख सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। दो सॉल्यूशन प्रॉपर्टी which depends on the number of solute particle only, ठीक है। नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट की क्या नेचर है उससे कोई लेना देना नहीं होगा, ये चीज है, ठीक है ना। उसी को अपने क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है। इसमें अपने चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन कौन सी है। नंबर 1 लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर अपने इसको ये भी कह सकते हैं रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दोनों पढ़ेंगे, अलग अलग है, लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो अपने बात करेंगे इसी के अंदर। रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड में बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड में बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ में बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो चार प्रॉपर्टी है ना, ये जो सॉल्यूशन की मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, आप ये देखना इनका जो लेना देना होगा, या जो उनका रिलेशन होगा, या इनमें जो चैनिंग होगी ना, वो इसी के कारण ही नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आप कम डिक्रीज या इंक्रीज करोगे तो ही इनकी वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये जो प्रॉपर्टी है इन्हीं को मैं क्या बोल रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से इस टॉपिक में आप दिमाग में बिठा लो ये चीज कि हम इस टॉपिक में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से रियल में पढ़ते क्या हैं। हम पढ़ते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसके मोलर मास को काउंट करने की टेक्निक क्या है, ये टेक्निक है। मेरी बात फिर से सुनिए, हम इस टॉपिक के नाम से रियलिटी में क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिकल टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं, उन प्रैक्टिकल मेथड को पढ़ रहे हैं, अल्टरनेट मेथड, जिनके द्वारा अपने किसी मैटर का, किसी सब्सटेंस का मोलर मास काउंट करते हैं। ये नहीं है कि यही मेथड है जिनसे अपने मोलर मास काउंट करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं।
ठीक है। और उनमें से कुछ मेथड है ये भी है जिससे अपने किसी सब्सटेंस का मोलर मास काउंट करते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि एक्चुअली में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से अपने क्या कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल मेथड को पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू अपने किसी सब्सटेंस का मोलर मास काउंट करते हैं। क्लियर हुई बात है। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? उन प्रॉपर्टीज को, सॉल्यूशन की उन प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे जिनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती हो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या कह दो मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, है ना। सोल्यूट की क्या नेचर है, पोलर है, नॉन पोलर है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है। ये अब अपने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लॉगिंग ऑफ। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लॉगिंग ऑफ। क्या होता है? लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अज्यूम करो कि हमारे पास ये वाटर है, ये टैंक में वाटर है, और मैं इस टैंक को गर्म करूँ, हीट करूँ। जैसे अपने इसको हीट करेंगे तो नो डाउट वेपर बनेंगे, है ना। और जो वेपर बनेगी वो वेपर इस सरफेस में भी प्रेशर क्रिएट करेगी, इस वॉल पे भी क्रिएट करेगी, और इतना ही प्रेशर इस वॉल पर भी क्रिएट करेगी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, है ना। ये वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे अपने इसको गर्म करेंगे, वेपर बनेगी, वेपर जो प्रेशर लगाएगी सरफेस पर, लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाएगी उसी को अपने क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, है ना। अच्छा, ये तो हुआ वेपर प्रेशर। और मैं ये कहता हूँ कि आपने एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना, आपने मान लो इधर इसमें ये मैंने कहा इस टैंक में यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ था, है ना। ये थर्मामीटर लगा हुआ है, थर्मामीटर लगा हुआ है, थर्मामीटर, है ना। थर्मामीटर किसको बताता है? टेम्परेचर। आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर कितना क्रिएट हुआ वो आपने काउंट कर लिया। ये यहाँ पे लगा हुआ है मैनोमीटर। मैनोमीटर होता है, ये प्रेशर को बताता है, और थर्मामीटर टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ ये आपने मैनोमीटर में चेक किया, है ना। अच्छा, उस वेपर प्रेशर को मैं ये कह देता हूँ कि सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट को हमेशा अपने ए से लिखते हैं ना। तो ए का जो वेपर प्रेशर हुआ वो मैंने ये लिख दिया कि वेपर प्रेशर है ये E। ठीक है। और ये आपने प्रैक्टिकली काउंट कर। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इसमें मिला दिया मैंने सॉल्यूट भी मिला, बी सॉल्यूट। ठीक है। जैसे ही अपने बी सॉल्यूट मिलाएंगे तो होगा क्या, ध्यान रखो, जैसे ही अपने बी सॉल्यूट मिलाएंगे तो ये जो सरफेस थी ना, ये वाली जो सरफेस है जिस पे ये प्रेशर लगा, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इस पे प्रेशर लगा, ठीक है। ये लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस, ठीक है। अच्छा, ये जो सरफेस थी इसमें एक ही पार्टिकल थे पहले, और जैसे मैंने बी मिलाया तो कहीं कहीं पर बी की भी पार्टिकल आ, कहीं कहीं पर बी के पार्टिकल थे, है ना। मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के सरफेस पर आ जाएंगे जैसे आप इसको सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करोगे। तो होगा क्या, जैसे आपने मिक्स किया है ना, तो यहां से ए का वोलेटाइल नेचर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ए की वेपर बनेगी, है ना।
और वेपरिंग में भी मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज डिक्रीज बिकॉज सॉल्वेंट पार्टिकल ऑक्यूपाइड सॉल्वेंट सरफेस। ठीक है, एरिया क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज डिक्रीज बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल ऑक्यूपाइड सॉल्वेंट सरफेस एरिया। ठीक है, ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज। क्लियर है। अच्छा, पहले जो था प्योर फॉर्म में वो हमने कहा कि ये नोट है प्योर फॉर्म में। जैसे ही आपने सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूट मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर हो गया, अच्छा कितना आपने मिलाया ये आपको पता है, जितना भी आपने मिलाया वो आपको पता है ना। तो आपने मिलाया, मिलाने के बाद कम हो गया, कम जितना भी हुआ वो मैंने बता देगा। मैंने कहा वो हो गया मान लो PA है ना, पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया है ना। दोनों का जो डिफरेंस आया उसी को अपने बोलते हैं डेल्टा P। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपने लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये हुआ किसके कारण से, ध्यान रखना, लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर का रीजन क्या है, बिकॉज सॉल्वेंट पार्टिकल ऑक्यूपाइड सॉल्वेंट सरफेस एरिया, सम सॉल्वेंट सरफेस एरिया। क्लियर है, या जो करो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट के सरफेस को ऑक्यूपाइड करते हैं। ठीक है ना, सम सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट पार्टिकल। सो लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है ना। अच्छा, अब अपने बात की, देखो ये हमने प्रैक्टिकल काम किया, ये भी हमने प्रैक्टिकली देखा, ये हमने इनके डिफरेंस से काम किया है ना। अच्छा, अब अपने यदि बात करें अकॉर्डिंग टू, चले अपने अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ तो अपने क्या देखते हैं, राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो partial vapor pressure of each component is directly proportional to their mole fraction। ये अपने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा है ना। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को बताते हैं तो हम लगाते हैं P नॉट A। प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर क्या है ना। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, डेल्टा PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A x। ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा PA इज इक्वल टू 1 माइनस XA P नॉट है ना। और अपने ये भी जानते हैं ऑलरेडी XA एंड XB का जो सम होता है इज ऑलवेज 1। ये हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है इस कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है ना। तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ क्या कि XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA है ना। इसको रिप्लेस कर दो, 1 माइनस XA की जगह आप क्या लिख सकते हो, XB लिख सकते हो। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, ये रिलेशन आ जाएगा डेल्टा PA इज इक्वल टू XB। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, XB डॉट है ना। और इसी को, ये तो हो गया रिलेटिव, ये तो हो गया लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर है ना। तो लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर क्या लिख सकता हूँ मैं, लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार ये आता है प्रूव दैट द लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, ये आपको समझ आ रही है मेरी बात है। ऐसा, ये तो था लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। बट रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ये क्या है रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसमें टर्म्स है ये क्या है, मान लो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा PA अपॉन
पी नॉट ए लिखना, ठीक है। तो ये इक्वल में क्या आ जाएगा एक्स बी, ठीक है। ये जो टर्म्स है इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। एंड द रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपको ये कहता है कि लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप कहोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of solute, not directly proportional। क्लियर है इस चीज का ध्यान। तो बस इतना ही ध्यान रखना आपको ये कि लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, और रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अच्छा, अब देखो हमने क्या कहा था, ये दीज आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। क्या कहा था, प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज हो जिनकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है सॉल्यूट के पार्टिकल पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये इसी पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन कह दो या नंबर ऑफ पार्टिकल कह दो, है ना, मोल फ्रैक्शन या ओनली मोल कह दो, है ना। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन यूनिट जो है ये बात। अच्छा, सेकंड अपने करने जा रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले अपने समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है इस चीज को। जो छोटी क्लासों में आपने ये पढ़ा हुआ है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर लिक्विड इज चेंज इनटू गैसियस फॉर्म, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर बनने लग जाए, या कह दो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाए, अपने उसी को क्या बोलते हैं, अपने बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आपने वाटर के लिए लिखा हुआ है, वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होता है ना वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपने छोटी क्लास में ऐसे पढ़ते हैं ना। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में आपने साइंटिफिकली आज ये देखते हैं कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट काउंट कैसे करते हैं, उस चीज को अपने समझेंगे। कोई भी जैसे लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट काउंट कैसे किया। अब वाटर के लिए 100 क्यों दिया, 80 क्यों नहीं दिया, 70 क्यों नहीं दिया इसको, है ना। भाई वेपराइज तो ये 70 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है, 80 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होता है ना, 90 डिग्री पे भी होता है, पर 100 डिग्री क्यों दिया, जब 110 पे भी वेपराइज हो रहा है ना। तो ये पता कैसे चला कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो आज में क्या बात कर रहे हैं कि साइंटिफिकली किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट काउंट कैसे किया जाता है, इस चीज को अपने देखते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट को काउंट करने के लिए क्या करते हैं, हमने मालूम मैंने ये कहा कि मेरे पास कोई टैंक है और इसमें मैंने किसी लिक्विड को लिया, ठीक है, इसमें मैंने किसी लिक्विड को लिया और इस लिक्विड को मैं गर्म करूँ। एक साइड में मैंने ये कहा, इसमें एक साइड में थर्मामीटर लगा रहे हैं, एक साइड में थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर बताता है, और एक साइड में मान लो मैनोमीटर है जो कि प्रेशर है ना। अब जैसे जैसे मैं इसको गर्म करूंगा नो डाउट इसकी वेपर बनेगी और वेपर के द्वारा प्रेशर भी लगेगा जो कि इसकी सरफेस पे भी होगा, इस वॉल पे भी होगा, इस वॉल पे भी होगा, ऊपर वाले वॉल पे भी होगा और इस मैनोमीटर पर भी, और मैनोमीटर बता देगा प्रेशर की वैल्यू। ये करना क्या है, अपने को
atm वेपर प्रेशर है, ठीक है। और 1 atm जिस टेम्परेचर पर आएगा ना, जिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग। दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड is the temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure 180. Clear होगा diagram? Boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure, that means 180. क्लियर है? मतलब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर बना है जब वो 1 atm हो जाता है, 1 atm का क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, वायु के दाब इतना ही होता है ना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। क्लियर हुआ? तो ये तो बात हुई कि हम प्रैक्टिकली किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे काउंट करते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, मैंने ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बीच ग्राफ। क्या वेपर प्रेशर रहेगा वो मैनोमीटर बता देगा, क्या टेम्परेचर रहेगा थर्मामीटर बता देगा। मैंने लिख दिया, ग्राफ बनाया, ये ग्राफ। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है इसके साथ, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि इस यहां पर वेपर प्रेशर है 180 यहाँ 180 है ना, 180 में यहाँ। इसका अर्थ है 180 प्रेशर पर जो टेम्परेचर होगा, दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी। प्योर फॉर्म में है डेल्टा टी बी नॉट, ठीक है। ये तो हमने लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा तो दिया कि डेल्टा टी बी नॉट हो गया। अब मैं ये कह दूं कि इसमें क्या मिला दिया, सोल्यूट मिला दिया, है ना। जैसे आप सोल्यूट मिलाओगे, आप पहले से जानते हो सोल्यूट मिलाने से क्या होता है, सोल्यूट के पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, वहां से वेपर नहीं बनेगी, वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा मतलब सोल्यूट मिलाने से जो वेपर पहले बन रही थी ना, वेपर वो नहीं बनेगी, उससे थोड़ी कम बनेगी, है ना। तो ये ग्राफ नीचे ही हो जाएगा, ये बात समझ आ रही है? सोलवेंट में मैंने सोल्यूट मिलाया, सोल्यूट के पार्टिकल सोलवेंट की सरफेस पे आ जाएंगे, और जहां जाएंगे वहां से सोलवेंट की वेपर नहीं बनेगी, वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो ग्राफ नीचे ही आएगा। ये ऐसा किसके लिए ग्राफ है? फॉर सॉल्यूशन। ऊपर वाला था सोलवेंट के लिए, तो ये है सॉल्यूशन, यानी तो सोलवेंट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, अब देखो सॉल्यूशन के लिए उसका जो वेपर प्रेशर है वो 180 किस टेम्परेचर पर होगा? 180 प्रेशर, वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर, मतलब इस सॉल्यूशन का मैं ये कहूं बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। देख लो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? पहले बॉइलिंग पॉइंट ये था और अब ये हो गया, मतलब सॉल्यूट जब मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। क्लियर हो गया? अच्छा, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इतना ही तो है ना। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा टीबी, है ना। अच्छा, डेल्टा टीबी किसके इक्वल है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी, इसी की वैल्यू ज्यादा है ना। ये तीनों प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकली ये भी प्रैक्टिकल, दोनों को डिफरेंस करके डेल्टा टीबी काउंट कर लेंगे, और यही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा। क्लियर होगी बात ये? तो ये तो हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अच्छा, अब देखो ये तो था इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट। प्रैक्टिकली आप क्या देखते हो कि सॉल्यूट आपने मिलाया है ना, आपने
4 ग्राम मिलाया, 6 ग्राम मिलाया, 8 ग्राम मिलाया, 10 ग्राम, कितना ग्राम मिलाया वो इसकी क्वांटिटी आपने कितनी मिलाई आपको पता है। अच्छा, कितने वाटों में मिलाया, 500 ml में मिलाया, है ना, 500 ml मिलाया, 700 ml मिलाया, 180 में मिलाया, कितने में मिलाया, मतलब ये जो WA है, प्योर वाटर होता है और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, 500 ml का मतलब 500 ग्राम हो गए, है ना, मतलब ये WA कितना आपने सॉल्वेंट दिया उसकी क्वांटिटी आपको पता है। ये है WB, कितना आपने मिलाया ये आपको पता है ना। मिलाने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 में करने के लिए कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा ये आप प्रैक्टिकली काउंट कर लो, डेल्टा T यही पता है, मतलब ये भी आपको प्रैक्टिकली पता है ना, ये तीनों वैल्यू। अच्छा, अब आप क्या करो, इस प्रैक्टिकल को बार बार रिपीट करो। एक बार आपने 4 ग्राम से किया, फिर 6 ग्राम से किया, फिर 8 ग्राम से किया। अब आपको पता है जब आप इसमें 4 ग्राम मिलाओगे तो सरफेस पे पार्टिकल कम आएंगे सॉल्यूट के, है ना, सॉल्वेंट की सरफेस पर पार्टिकल सॉल्यूट के कम आएंगे। 6 ग्राम मिलाओगे तो थोड़े ज्यादा आएंगे, 8 ग्राम मिलाओगे तो और भी ज्यादा आएंगे, है ना। मतलब जितना ज्यादा आप सॉल्यूट मिलाओगे वेपर प्रेशर में उतनी ही ज्यादा डिक्रीजिंग होगी। मतलब ये ग्राफ आपको जितना ज्यादा सॉल्यूट आप मिलाते जाओगे ग्राफ ऐसे लगातार आपको ऐसे डिक्रीज होगी, ऐसे डिक्रीज है ना। और इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा कितना मिलाया, है ना, अब कितना मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, ज्यादा मिलाओगे तो आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। मान लो आपने और भी ज्यादा मिलाया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा मिलाया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा है ना। मतलब जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये उतना ही ज्यादा आता है जितना ज्यादा आप क्वांटिटी मिलाओगे, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मिलाओगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, ग्राफ लगातार नीचे की ओर आता रहेगा, ये बात। और ये जो ग्राफिकल डाटा है और जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या सब करते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप डायरेक्टली याद रखो। हाँ, बाय ग्राफिक, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, पर आप डायरेक्ट याद रखो experimental data and graphical representation so that the elevation of boiling point is directly proportional to the molarity of solution। क्लियर हो बात है। अच्छा, इसी से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा TB is equal to proportional साइन को उठाएंगे तो ये कांस्टेंट लगाना पड़ेगा Kb डॉट n। ये Kb क्या है, ये Kb है मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, या इसको आप विलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है विलियोस्कोपिक कांस्टेंट Kb जो है, ठीक है, जिसको अपने मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कह सकते हैं या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं डायरेक्ट इसको। इसकी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए वाटर के लिए। वाटर के अगर कोई सॉल्वेंट दिया होगा तो नो डाउट आपको इसकी वैल्यू दी हुई होगी क्वेश्चन के। वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। ऑलरेडी हो सकता है कि वाटर का भी दिया हुआ हो, बट आप मैं ये कहता हूँ वाटर के लिए आप याद रखो, अगर बेंजीन का टोलूइन का अगर कोई सॉल्वेंट आया तो इस पर कांस्टेंट विलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी, ठीक है। वाटर के लिए बस आपको याद, ठीक है। तो इसको अपने लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल टू Kb डॉट m। अच्छा, मोलैलिटी आप ऑलरेडी जानते हो कि अपने इसी को अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, डेल्टा इसी को डेल्टा TB Kb डॉट m। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg solvent, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी प्रेजेंट इन
1 kg सॉल्वेंट के लिए W है इसके अंदर होना चाहिए kg, है ना। इस NB को आप भी लिख सकते हो डेल्टा TP इज इक्वल टू KP डॉट NB को लिखा जा सकता है WB अपॉन MB, ठीक है, डॉट WA इसमें kg। अच्छा, मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते समय आपको एक बात की, एक्चुअली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से अपने क्या कर रहे हैं, उन एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल मेथड को पढ़ रहे हैं जिनके थ्रू अपने किसी सब्सटेंस का मोलर मास काउंट करते हैं। तो ये नहीं, वहाँ पहले वाले में भी आप इसको समझ सकते हो, वहाँ भी ये सेम चीज है। ये देखो डेल्टा टी प्रैक्टिकल है, काउंट है, केपी वाटर के लिए याद रखना है, बाकी आपको क्वेश्चन में देगा, है ना। WB कितना मिलाया ये आपको पता है, 4 ग्राम 6 ग्राम जो भी मिलाया, कितने सोलवेंट में मिलाया, 500 ग्राम में मिलाया या कितने में मिलाया वो भी आपको पता है। और ओवरऑल याद क्या करिए मोलर मास, ये भी बात है। तो ये था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन में आती है। तो यहाँ पे भी ये चारों डाटा आपको दिए हुए होंगे और आपको मोलर मास काउंट करना होगा। सब आप प्रैक्टिकली ध्यान से देखो तो सब आपको देख रहे हो प्रैक्टिकली, जितने में जितना आप सॉल्वेंट ले रहे हो। जैसे मैंने कहा, मैंने प्योर वाटर लिया 500 ml, मतलब मैंने 500 ग्राम लिया, मतलब WT अपने को पता है। मैंने कहा इसके अंदर मैंने सॉल्यूट मिलाया 4 ग्राम मिलाया, मतलब WB मुझे पता है ना। उसके बाद में जब मैंने सिर्फ सॉल्वेंट लिया तो TP कितना था, है ना। ये TP नॉट प्योर फॉर्म में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था ये हमें पता है, और मैनोमीटर बता देगा प्रैक्टिकली। फिर मैंने जब 4 ग्राम सॉल्यूट मिला दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, है ना, वो भी अपने को थर्मामीटर है 180 प्रेशर पर थर्मामीटर बता देगा कि बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, है ना। क्या डिफरेंस आया वो निकाल लेंगे। ओवरऑल सारी वैल्यू हमें पता है, केपी की वैल्यू वाटर के लिए याद रखो 0.52, इसके अलावा जो होगा क्या, तो ये हमारे पास मोलर मास को काउंट करने का मेथड है। क्लियर है। 2 मेथड हो रहे हैं, एक तो बच्चा हमारे पास इक्वेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करते हैं, ठीक है, ओके।